नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जीएसटी में आईटीसी मिलना बंद क्वेश्चन मार्क। ये बजट 22 1 फरवरी 2022 में जो कुछ जीएसटी के प्रपोजल्स आए थे, बहुत चौंकाने वाले थे। और इसको हमने क्लॉज बाय क्लॉज बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। जो पुराना जीएसटी का क्रेडिट कैसे लेते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, अब अमेंडमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और आप अंत तक ये वीडियो देखेंगे, आपको ये एक एक चीज समझ में आएगी। और इसके लिए हमने एक जीएसटी का डॉक्यूमेंट बनाया है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट में taxbykk.com में है। तो वो डाउनलोड कैसे करते हैं वो बता देते हैं। ये हमारी वेबसाइट taxbykk.com, शॉप में जाइए, जीएसटी रिसोर्सेस में एकदम नीचे आएंगे तो आपको ये बजट जीएसटी का मिलेगा। और इसमें आप फ्री में डाउनलोड कीजिए। और ये क्लॉज बाय क्लॉज है, मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट दिखलाता हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट जीएसटी प्रपोजल इन 2022। हमने इस पूरे जीएसटी के अमेंडमेंट को हमने इस 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं पहला पार्ट अभी वीडियो का रिलीज कर रहा हूँ। ये जो आईटीसी से रिलेटेड है, सेक्शन 16(2) BA जो नया क्लॉज इंसर्ट हुआ, 16(4), 38, 41 और 49 सबसेक्शन 4, ये सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फिर दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी सब कुछ डिस्कस कर देंगे, या पार्ट वाइज हम लोग रिलीज करेंगे वीडियोस को। और इसमें हमने खास बात क्या किया, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं ये सारा कुछ। और ये सिर्फ सीजीएसटी का अमेंडमेंट का है, पेज 32 पेज का। वैसे तो बजट डॉक्यूमेंट मुझे लगता है 500-600 पेज का है, लेकिन उसमें सिर्फ जीएसटी का पोर्शन हमने इसमें अलग कर लिया। और मैं ये चाहता हूं कि आप बजट डॉक्यूमेंट पे ही एनालिसिस करें, यानी कि मैं अलग से पीपीटी बनाऊं वो ठीक नहीं लगता मेरे को। नहीं तो आप बजट तो बार बार आएगा, उसको आप समझेंगे कैसे? जब समझेंगे तब, जब मैं इस बजट पे ही, बजट डॉक्यूमेंट के और वीडियो में भी समझाया हुआ है। और इसमें टोटल अमेंडमेंट्स, टोटल क्लॉजेस देखेंगे तो 23 क्लॉजेस है, लेकिन हमने आईटीसी से रिलेटेड जो क्लॉजेस है वो सिर्फ इसी वीडियोस में है। तो इसको देखिएगा जरूर। बहुत सारी मिथ्स हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। जो हम लोग बता रहे हैं आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको जरूर से फायदा होगा। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, हमारी जीएसटी की बुक्स आएगी। अभी जो बजट आया है उससे रिलेटेड अमेंडेड बुक जीएसटी की आने वाली है, वो हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तो अगर आप अभी भी खरीदते हैं उस बुक को, तो हम आपको अमेंडेड बुक ही भेजेंगे, यानी कि आज के डेट में जो भी खरीदेगा उसको हम जीएसटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की अमेंडेड बुक भेजेंगे। और जो हमारी जीएसटी की क्लासेस है वो भी अटेंड करना चाहते हैं तो उसको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, उसको अटेंड कीजिए। दूसरा, हम लोग आईजीएसटी की लाइव क्लासेस, रिफंड की लाइव क्लासेस, या डिमांड रिकवरी, अपील्स एंड रिविजन की लाइव क्लासेस हम लोग जब शुरू करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही है, 9999227381। सो प्लीज आने वाला वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, लाइक कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहले सेक्शन 16(2) BA, फिर 38, 41, 50, वो उस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग लिंकेज कर सके। अब मैं दोबारा आता हूं। अब ये बीए एक बार पढ़ते हैं, द डिटेल्स ऑफ। अच्छा, इस बीए को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप बताइएगा मेरे को, क्रेडिट लेने का जो कंडीशंस हैं वो कहां लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 16 सबसेक्शन 2 में। 16 सबसेक्शन 2 में कितने क्लॉज हैं? ए, डबल ए, बी, सी, डी और डी। यहां बी ए में एक क्लॉज लेके आए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बी ए को, लेकिन मुझे पहले ये बताइए ए में क्या लिखा हुआ था? Is it a good नहीं, इनवॉइस या डेबिट नोट या और कोई डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। Yes. यहाँ क्या लिखा हुआ था? Yes. डबल ए में The recipient received the goods and services. 2B में नजर आना चाहिए, डबल ए में। 2B में, बी में double OK. रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सी में सप्लायर हैज पेड द टैक्स, Has paid the tax. ठीक है। और डी में Recipient has filed the return under section 30. रिसिपिएंट हैज क्लेम क्रेडिट इन 3B, यही तो है। हाँ। और इससे रिलेटेड हमने एक आपके साथ डिस्कस किया था, ये चार्ट मैं आपको दिखलाता हूं।
हमने 3 तरीके बनाए थे, जिसमें हमने एक तरीका यहां लिखा था, मैं किताब में दिखाता हूं, इसको छोड़ता हूँ, ये किताब में लिखिए, 2A प्लस रूल 36 सब रूल 4 BCD और रूल 37। रूल 37 में 180 डेज के अंदर पेमेंट करना। हमने यहां पर कहा था कि आपके पास इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, 2B में भी नजर आ रहा है, बी में लिखा हुआ था कि रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो गया, सी में लिखा हुआ है कि सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं दिया। करेक्ट है? हेलो हेलो, अरे Yes, बोलिए, sir. हाँ ना? Yes, sir. हाँ हाँ, सर। ये आप काम मत कीजिएगा कि चुप हो जाइएगा। तो सी में लिखा हुआ है कि सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स, तो क्या आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? तो हमने लिखा था, इज इट पॉसिबल, यस सप्लायर में अमेंड हिज जीएसटीआर 3B एंड डू नॉट पे व्हाट इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 1। क्या ये पॉसिबल है कि 2B में तो नजर आ रहा है, यानी कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया, 3B में ऑटो पॉपुलेट होने के बाद 3B को उसने अमेंड करके कम टैक्स दिया। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल है। जीएसटीआर 1 में शो हो रहा है 100, 3B में उसने अमेंड करके 80 पेमेंट किया, तो सप्लायर ने एक टैक्स 20 रुपया का तो नहीं दिया है ना? बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है या नहीं? हमने कहा था पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाएगा? तो since recipient is unable to discover whether supplier has paid the tax or not, recipient should ideally claim credit, but department might ask you to reverse it since it is a provisional credit for you, and therefore department inserted one explanation in section 75 subsection 2 mismatch of 1 and 3B for supplier। ठीक बात? तो हमने ये इंटरप्रिटेशन ये किया कि अगर सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो आप एज ए रिसिपिएंट आप क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। No. ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको सप्लायर टैक्स पे नहीं कर रहा है, रिसिपिएंट को, गवर्नमेंट को भी पता लग गया, रिसिपिएंट तो क्रेडिट क्लेम करेगा और यही लेगा कि भैया हमें कैसे पता सप्लायर पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, वो अमेंडमेंट कहां कहां किया आप ये समझिए। कहां कहां किया? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बी नया इंसर्ट कर दिया इन्होंने, 2B नया इंसर्ट कर बी दिया। ए इंसर्ट कर दिया, 38 डाला, 41 में प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हटा दिया और 50 में इंटरेस्ट का ले आए। ठीक है, राइट लेकिन राइट। अब हम लोग एक बार सेक्शन 16 2 बी एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको मजा आएगा। ये लिखता है बीए में, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई communicated to such a registered person under section 38 has not been restricted। बताइए क्या कहना चाह रहा है? The details of input tax credit in respect of such supply communicated to such a registered person। बताइए किस फॉर्म में कम्युनिकेट होगा? ये 2B में। 2B में कम्युनिकेट होगा। कौन सा सेक्शन 2B में कम्युनिकेट करवाएगा? सेक्शन 16. 16। Section नहीं 37. 38 है। आउटवर्ड से 37 सप्लायर के लिए, हाँ इनवर्ड सप्लाई वाला, और 38 अमेंड कर दिया। पुराना 38 अगर आप देखेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिए, तो पुराना जो 38 था वो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सब के बारे में बात करता था कि जीएसटीआर 1 में फाइल होगा। कौन फाइल करवाएगा? 37 जीएसटीआर 1 फाइल करवा देगा। रूल 60 फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये वाला 1 में आ रहा है, 1 का 2A में आ रहा है, ये सब आप देखेंगे। ये नहीं, 2B यहां दिखा कि 2B में कौन कौन से डिटेल्स आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक्ट रूल्स में लिखा हुआ है 2B के बारे में, एक्ट में नजर नहीं आ रहा आपको? तो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो रूल्स ऑलवेज चैलेंज होते थे, तो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सेक्शन 38 ही अमेंड कर दिया। अब देखेंगे, बड़ा मस्त है। सेक्शन 38 अमेंड करके उन्होंने, देखिए क्या लिखा, मैं आपको सेक्शन 38 पढ़ता हूं। सेक्शन 16 2BA को साथ में पढ़ेगा तभी मजा आएगा। ये सेक्शन 16 2BA, मैं फिर से इसको पढ़ लीजिए। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38। बताइए अब जो कम्युनिकेशन होगा वो किस सेक्शन में होगा? 38 में। 38 में कम्युनिकेशन जो होगा वो कैसे होगा? 2B के माध्यम से।
टू बी के माध्यम से क्या, टू बी में दो पार्ट में कम्युनिकेशन करेंगे, एक वो जिसमें आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं और दूसरा वो जिसमें आईटीसी आप नॉट अवेलेबल है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है। यस और नो? यहाँ पे लिखा है हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि टू बी आपको ग्राउंड्स बताएगा और ये बताएगा कि ये एक कारण है जहां पर हम आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक बात है? यस। एक वो कौन सा चीज बताएगा कि हमने आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? टैक्स नॉट पेड। यस, क्लॉज सी के कंडीशन को बता देगा कि सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं दिया, यानी कि टू बी पूरी तरह से ओवरऑल होने वाला है, अमेंड होने वाला है। ठीक बात है? तो हमने यहां पर जब मैंने पहली बार पढ़ा तो हमने लिखा शायद रिस्ट्रिक्शन का आईटीसी ना, ऑफिसर कैन रिस्ट्रिक्ट आईटीसी एज पर सेक्शन 38। दो ही चीजें तो हो सकती है, या तो टू बी बता दे कि ये वॉल्यूशन है सप्लायर का जिसके कारण हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑफिसर को तो पता लग ही जाता है उसके सप्लायर के जीएसटीएन में जाके, या तो ऑफिसर बता दे। अब ये कहता है सेक्शन 38, अब हम लोग पढ़ेंगे, सप्लायर डिफॉल्ट्स इन एनी ऑफ द प्रोविजन द रिसिपिएंट कैन नॉट क्लेम क्रेडिट। तो 38 में ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, उस ग्राउंड्स को टू बी में ले आके वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, और ग्राउंड्स आप सुन के आपको हैरानी होगी अभी करते हैं। तो मैं एक बार 38 देखूं। ये रहा 38, क्लॉज 103 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जो पुराना था, पुराना कौन सा था? ये वाला, रिप्लेस कर दिया गया। पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये हेडिंग था। अब हेडिंग क्या हो गया है? कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 38। और ये हेडिंग देखिए क्या कहता है, एक एक करके पढ़ते हैं। The details of outward supply is furnished by registered person under subsection 1 of 37। बताइए कौन सा फॉर्म फाइल कर रहा है? ये GSTR1 है। GSTR1 फाइल कर रहा है। एंड ऑफ सच अदर सप्लाई एज में बी प्रिस्क्राइब, बताइए और कौन से रूल है? बिल ऑफ एंट्री। हाँ, जो इंपोर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री, and an auto-generated statement containing details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supply in such form। कौन सा फॉर्म में? टू बी। and manner, डेट वे सब प्रिस्क्राइब कर देंगे। अभी डेट क्या है टू बी का? अभी तो 14 है, और मुझे लगता है 14 ही रहेगा। विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब, कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। और ये सब रूल 60 में है। 38 का रूल 60 अभी चेंज नहीं हुआ, वो तो बाद में चेंज होगा, और मुझे लगता है 2A खत्म ही कर देंगे। ये आगे पढ़ते हैं। द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ, अब जो 2B है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रेडिट ऑफ आईटीसी मे बी अवेलेबल, यहां भी मे लिखा हुआ, मे बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, एंड डिटेल्स ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रेडिट such credit cannot be availed whether wholly or partly, हो सकता है 10% लाउ करे, 15% लाउ करे, 80% लाउ करे, by the recipient on account of details of the said supply being furnished under subsection 1 of 37। फिर से देखिए, details of supply in respect of such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the details of the said supply being furnished under 1 of 37। ये कौन फाइल करता है? ये सप्लायर फाइल करता है। तो ये जो 1, 2, 3 के कंडीशंस है वो सप्लायर के लिए हैं या रिसिपिएंट के हैं? बोल दीजिए। ये जो 1 और 2 रिसिपिएंट के लिए, 5, 6 ये सप्लायर के हैं। ठीक है, तो ये लिखता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब समझिए, इसका बड़ा खतरनाक मतलब हो रहा है। ये कह रहा है कि सप्लायर अगर न्यूली रजिस्टर्ड है, हेलो, सप्लायर अगर न्यूली रजिस्टर्ड है, इससे आपने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल किया है, तो टू बी आपको ये बताएगा कि भैया ये सप्लायर न्यूली रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर तो नहीं है,
ये फेक इनवॉइस का तो चक्कर नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन लिया, हजारों करोड़ रुपए बांटा और भाग गया, पॉसिबल है? यस। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको 2B में बताएगी कि इसका आप 100% क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, या फिर आपको ये बताएगी फिलहाल 50% दीजिए, बाकी 50% हम थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करेंगे तब हम आपको देंगे। आया? खतरनाक प्रोविजन है। अभी और खतरनाक होने वाला है। सेकंड पढ़िए, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि सप्लायर who has defaulted in payment of tax, आपका सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया है, यानी कि आपका सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है। हाँ। 1 महीने के लिए फाइल नहीं किया, 2 महीने के लिए फाइल नहीं किया, बोला वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अगर आपका सप्लायर 3B 1 महीने भी फाइल नहीं करता है तो नेक्स्ट महीने से उस सप्लायर का आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। 1 महीने में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि रूल्स में 1 महीना ही आएगा, गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी 2 महीने। यानी कि सप्लायर, आप अगर आपका 3B टाइम पे नहीं, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स और नॉन फाइलिंग ऑफ 3B फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, अगेन 2B में नजर आ जाएगा आपको कि किस सप्लायर ने 3B फाइल किया या नहीं किया। ठीक बात? कैसा लग रहा है? अब देखिए और मजेदार, ये तो और 36(4) का ही लागू हो गया सर। 36(4) का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। क्या, फिर से कहिए। मॉड्यूल 36(4) नहीं 36(4) में कुछ नहीं किया, 36(4) तो हटा ही दिया ना। नहीं, जैसे पहले था 20%, 10%, 5%, हाँ उसी और जा रहे इसका मतलब। नहीं, 100% तो आज है ही, 2B में जितना नजर आएगा उतना ही ले सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अभी आप जो हिसाब से बजट प्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब वो भी रिस्ट्रिक्शन ला दे 2B पे। अब 2B को 2 पार्ट में कर दिया आप, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के कंडीशंस में बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन, और ये सारे रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? क्लॉज C से रिलेटेड है। कमिश्नर के पावर का क्या होगा सर? हाँ जी, कमिश्नर के पावर का क्या होगा जहाँ पे वो अगर 25 अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है और आप नहीं दे पा रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में देना है? अच्छा उस पर भी डिस्कस करते हैं हम लोग, एक बार थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होगा आप लोग जो क्लॉजेस आ रहे हैं। सही बात है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि सप्लायर, द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हिम, बाय हिम होगा, यहाँ होम गलत लिखा हुआ है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई। इसका मतलब आउटपुट टैक्स क्या लिखा हुआ है? पेबल। आउटपुट टैक्स पेबल कहाँ निकलता है? GSTR 1 में आएगा, GSTR 1 में। और पेड कहां से करेंगे आप? 3B से। 3B से। तो 3B में पेड आता है, यहाँ पेबल आता है। ठीक बात है? हाँ। तो देखिए, अंडर द सेड ड्यूरिंग सच पीरियड एज में इसका एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड, यानी कि 1 में अगर आपने 1000 दिखलाया है, 3B में अगर आपने 200 ही दिखलाया है, तो पेबल एक्सीड्स पेड, तो भी रिसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अगेन 2B में नजर आ जाएगा कि सप्लायर नया है, अगर पुराना है तो उसने 3B 1 महीने का फाइल नहीं किया है, अगर फाइल किया है तो उसने कम टैक्स दिया है, क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक कहानी और उम्मीद लगेगी कर रहा हूं कि ये 2B ये सारा कुछ बना के देगा। सर, एक कहानी और यहाँ पे है। हाँ, अगर 3B में मैंने गलती से कम पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, फिर से कहिए। 3B में मैंने टैक्स कम पे किया, 100 रुपए बनते थे GSTR 1 में, मैंने 80 रुपए पे कर दिए, 20 रुपए का शॉर्टफॉल कम कर दिया। अब 20 रुपए का जो शॉर्टफॉल है मुझको तुरंत मालूम हो गया, अरे मैंने तो रिटर्न फाइल कर दिया, मैं अमेंडमेंट कर नहीं सकता, उसमें कुछ क्यों? बदलाव कर नहीं सकता, तो देख मैंने 20 रुपए का DRC 03 से पेमेंट कर दिया, अच्छा। उसी दिन कर दिया, तब क्या होगा? यस, एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कुछ और बोलता हूं, मैं इस पे भी आऊंगा।
एक बात बताइए, GSTR 1 में वो 100 रुपए दिखला रहा है, इसके रिसिपिएंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, 10 रिसिपिएंट है और सबका 10-10 रुपया 10 रुपया है। हाँ ठीक है। 1 में कितने रुपए दिखला है? 80 रुपए। 100 रुपए। हाँ 100 रुपए 100 रुपए। हाँ और 3B में पेमेंट किया 80 रुपया। हाँ। ठीक बात है। किस रिसिपिएंट का 20 रुपया 10-10 रुपया पेमेंट नहीं हुआ? बहुत मुश्किल काम है। 2B में किसके 2B में नजर आएगा? हमारे 2B में नजर आएगा, रिसिपेंट अरे के नहीं 2B नहीं में। नहीं, ये 10 रिसिपिएंट है ना, इस 10 हाँ रिसिपिएंट वो नहीं पता चल पाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो लगाएंगे। एआई तो, एआई मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी घुस जाएगा सप्लायर ना को ना संभावना ही नहीं है सर, कि सर बिल्कुल इसका नहीं। नहीं दिया, हाँ इसका नहीं दिया या इसका संभव, नहीं दिया, सबके रिटर्न फाइल है, पता कैसे चलेगा? तो उसने तो 100 की जगह 80 किया। हम्म तो इस केस में मे बी ये सभी रिसिपिएंट को एक 2B भेज देंगे, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कम्युनिकेट करेंगे ना। होली और वेदर होली और पार्टली। हाँ तो हो सकता है सभी को कहूंगा भैया कोई भी रिसिपिएंट जितने भी तुम्हारे, सबको हम सजा देंगे, 5-5% क्रेडिट कम कर क्लेम करना है। यानी कि अब सारे जैसे 5-5% कम क्लेम करने के लिए कहेंगे, तो ये सारे 10 के 10 किसके ऊपर टूट पड़ेंगे? डिपार्टमेंट के ऊपर, सप्लायर के ऊपर टूट पड़ेंगे। बोलिए सप्लायर के ऊपर। ये तो झगड़ा लगाने का काम है। नहीं नहीं, ये अच्छा मूवमेंट है सर, ये रिसिपेंट के एंगल से बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, ये आप पहले, मतलब आप पहले हैं जो कह रहे हैं कि रिसिपिएंट एंगल से बहुत अच्छा है, कारण ये बताइए। सर आगे लिटिगेशन बचेगा सर, यही सब लिटिगेशन का कारण रहता है आगे चल के। ठीक बात है। एक्सेस आईटीसी, फिर इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी। का सिस्टम आया इसलिए था जो हम लोग ने इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। लिटिगेशन से बचने के लिए तो 1-2-3 आया था, सही बात है, तो हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। शुरुआत बड़ा में सब उसी लिए आया था। तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने रजिस्ट्रेशन इतना इजीली सबको अलर्ट करते गए, तभी हम्म, इन्होंने कुछ हार्श प्रोविजन रखा नहीं रजिस्ट्रेशन करते समय। सबको नंबर 8 दिन का नंबर देते गए, हाँ तभी इनको पता चलता कि हम लोग नंबर तो दे रहे, लेकिन जेन्युइनिटी क्या है। अब पूरा हो गया, पूरा खा के हजम हो गया पूरा ऑल ओवर इंडिया में, आज रुला तभी रहे नए नए सब प्रोविजन ला रहे सर ये। अच्छा, आप देखिए जबकि उनको DRC पता था कि वैट में भी 03। हवाला हो चुका था वैट में, हम्म तो उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा होगा आईटीसी में। हम्म अच्छा, DRC 03 राजेश जी वाला पॉइंट जो था, 1 में 100 था, 3B में हाँ 80। 80 और 20 रुपया DRC 03 से पेमेंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, एडवाइजेबल तो ये है कि आप नेक्स्ट 3B में पे कीजिए, लेकिन रोकने वाला थोड़ी है कोई, वो DRC 03 से पे कर रहा है। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। अब बिल्कुल है सर। पॉसिबल है। ऐसे केस में ऑब्वियसली एआई तो लग नहीं पाएगा। ना यहाँ पर तो रिसिपिएंट को ही दौड़ना पड़ेगा, सप्लायर से बात करना पड़ेगा, ऑफिसर से बात करना पड़ेगा, और ये काम मैनुअली ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। जबकि और DRC 03 की भी फिगर को इनको कहीं ना कहीं 3B में लाना चाहिए था। हाँ, 3B इनको अमेंड, ये 3B का जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग, मतलब पीरियड वाइज कर देते ये। उसी में डाल देते कि ये मैं, पेड थ्रू हाँ, कैसे। जुलाई का 3B भर रहा हूं और उसमें मैं जून का कोई टैक्स पे कर रहा हूं, तो उसमें एक कॉलम आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब आ गया ये 4th, ये कह रहा है कि सप्लायर के 2B में जो क्रेडिट नजर आ रहा है वो 100 नजर आ रहा है। सप्लायर ने 3B में जो क्रेडिट क्लेम कर लिया वो 110 क्लेम कर लिया, 10 रुपए ज्यादा। बोलता हम रिसिपिएंट का क्रेडिट नहीं देंगे। अरे आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर बाकी तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। 4th क्लॉज को डाइजेस्ट कीजिए आप।
आप समझ पा रहे हैं? हम्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, लगता है आप समझे नहीं। सप्लायर, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को क्रेडिट क्लेम करने का AA, B, BA, C, D, यही तो है। जी जी। C कहता है सप्लायर ने आपका टैक्स दे दिया, यही तो है। बिल्कुल सही। तो ये जो ऊपर वाला थर्ड है, ये C क्लॉज के लिए ही है, हम्म 2B C क्लॉज के लिए ही है। हम्म। लेकिन ये सप्लायर क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर रहा है, कम क्लेम कर रहा है, इसको यहां यहां कहां आ रहा है? AA, BA में कहीं नहीं आ रहा। सिर्फ ये हो सकता है कि सर A और B में वो फॉल कर जाए कि उसको गुड्स भी मिल गया और हाँ, इनवॉइस डॉक्यूमेंटेशन मिल भी है। गया, रिसीट ऑफ गुड्स है, 2B में हाँ नजर आ रहा है। हाँ BA का भी कंडीशन में अब BA का ही तो कंडीशन पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ। BA में नहीं है, बाकी पे सब टैक्स जगह हो है। गया, मैंने 3B में क्रेडिट मुझे क्लेम करना है, ये D सब्जेक्ट टू BA, दिस D सब्जेक्टेड टू AA, दिस D सब्जेक्टेड टू B, दिस D सब्जेक्टेड टू A। हाँ। तो सप्लायर, अच्छा ये क्लॉज भी डाल देते हैं, सप्लायर अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट किसी सप्लायर को नहीं करेगा तो हम इस रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे, हाँ ये भी तो डाल सर देते हाँ हैं। A तब इक्वल थोड़ा टू B, ठीक। B इक्वल टू C, A इक्वल टू C। हाँ ये ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। सप्लायर ज्यादा क्रेडिट क्लेम करे, कम क्रेडिट क्लेम करे, एक रिसिपिएंट चीज ये भी को। तो हो सकता है सर, जो नए वाले जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम्म नए जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके हम्म। बावजूद उसने ध्यान नहीं दिया और पूरा क्रेडिट कर लिया क्लेम। मतलब जैसे जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई ये नया है, इसका हम 50% ही तुमको अलाउ कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, आप और कहें मैंने 100% क्लेम कर लिया। अगर किसी ने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है, हाँ, और इससे मैंने माल परचेज कर लिया। क्लॉज 1 में इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे और ये ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तभी हाँ शायद पास ऑन कर पा रहा होगा। हाँ आउटपुट टैक्स देना नहीं है, ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर लिया, पास ऑन कर दिया, तो ये फेक हाँ। इनवॉइस का चक्कर है इसका मतलब। नहीं नहीं, नया ही रजिस्ट्रेशन अगर कोई किसी ने लिया है और हम्म रिसिपेंट ने उससे माल परचेज कर लिया, हम्म। तो रिसिपेंट के ऊपर एक वार्निंग आ रही है कि नया रजिस्टर्ड से आपने माल परचेज किया है, हम आपको इसका 30% ही अलाउ करते हैं ITC का। समझ नहीं गया। नहीं ऐसा और नहीं। मैंने 100% ले लिया। सर ठीक है। वो जो रूल 86 में है, 1% जो आईटीसी का पे करते हैं ना कैश में, हाँ तो हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में लोग 100% यूटिलाइज करते हैं, शायद उनके लिए भी रहेगा ये यहाँ पे फिर। ये फिफ्थ में है, देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है। अगर आपने एक ऐसे सप्लायर से खरीदा है जिसको रूल 86B हमें यहाँ लिखा है हम्म, एप्लीकेबल है, और इस रूल 86B अगर इसको एप्लीकेबल हो गया तो इसको 1% 1% कैश में सर। 1% ऑफ लाइबिलिटी हम्म। कैश में पेमेंट करना कंपलसरी है। और ये कंपल्सरी नहीं है सर, कुछ कैश में रिस्ट्रिक्शन है पेमेंट उसमें। नहीं करता है तो इस रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर देगा वो, मतलब रिस्ट्रिक्शन में तो डाल देगा। हम्म फर्स्ट क्लास। ठीक बात। हम्म। अब एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपको फिर से, सप्लायर कहां से कहानी शुरू हुई? क्लॉज C से, 16(2)C से। पहला, सप्लायर अगर नया है तो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पुराना है और इसने कम टैक्स पे किया है, यानी कि 1 और 3B का मिसमैच है, हम्म। या फिर 3B फाइल ही नहीं किया किसी पीरियड के लिए, हम्म। या फिर 2B और 3B का मिसमैच है सप्लायर के लिए, हम्म। या फिर इसने 1% कैश का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि रूल 86B। 5 होने चाहिए, 1 2 3, हाँ 5 हो गए। सर जो पांचवा जो कंडीशन है 1% कैश वाला, हाँ हाँ
उसमें तो रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस भी है, तो वो तो कहीं दिखाता ही नहीं है पोर्टल पे। मतलब अगर मैंने 2 साल प्रीवियस 2 इयर्स में अगर मैंने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा का अगर पे किया है, तो उस पे 1% लागू ही नहीं होता। हाँ ठीक है। उसी तरह से एक कंडीशन ये भी है कि यदि मैंने पीछे कंसेक्यूटिव मंथ में अगर मैंने 1% से ज्यादा पे कर दिया है कैश में, तो भी लागू नहीं होता उस मंथ। हाँ ठीक है, एक्सेप्शन में तो है ही है। हाँ, तो फिर वो कहाँ पता चलेगा कि 1% उसने पे किया नहीं किया? हो सकता हो उसमें फॉल करता हो तो नहीं पे करेगा। अब ये बात तो एआई टू बी कैसे एआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स पोर्टल के साथ बात करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, डायरेक्टर हाँ में भी तो कंडीशंस है उसमें। हाँ। अब देखिए ये जो प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब हर जगह लिखा हुआ है उन्होंने, हो सकता है कि वो 10% ही अलाउ करे। जहां नहीं पता लग पाएगा साफ साफ, वहां वो वेदर होली और पार्टली पार्टली अलाउ कर देंगे। हम्म। नहीं हो सकता है। कैसा लगा 38? सर ये तो अच्छा रिसिपेंट है। के लिए जान लेने वाला लायक है। अमित नहीं, जी कह रहे हैं रिसिपेंट के कि लिए कैसे? अच्छा है। रिसिपेंट के लिए अच्छा है सर, सप्लायर के लिए? भाई रिसिपेंट के लिए बहुत क्योंकि नहीं बुरा नहीं, है। दोनों साइड बहुत मुश्किल हो गया है अभी, मतलब जेन्युइन टैक्स पे विल ओनली सर्वाइव। ओके। लिटिगेशन इतना बढ़ जाएगा जी, दिनेश जी, कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब नहीं, मतलब हर लोग नोटिस लेके आ जाएगा अपने पास, हाँ। हर और लोग ये नोटिस लेके आ भीड़ जाएगा। इंस्पेक्टर ज्यादा होने ना, लगता है, लोअर कोर्ट पे भीड़ बढ़ेगी। सर ये इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है। इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है, ओके ठीक बात है। न्यू बिजनेस के लिए भी डिफिकल्ट है, 50% डिसअलाउड करेंगे। सर वो व्यापार करेगा कि बैठ के दिन भर बनाता रहेगा, क्या करना है? ईज ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, ये तो सब बातें हैं बड़ी बड़ी इनके बस पूरे खाली। कॉन्सेप्ट फेल हो गए। ईज ऑफ कंप्लाई क्या कहते हैं, ईज डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ सब डूइंग फेल हो बिजनेस। गया। फेल हो गया सब। सर डिपार्टमेंट के पास तो पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है, जो बेईमानी करता है उसको जाकर पकड़ लो, उसको जेल में डालो, उसको जो वसूल करना है उससे वसूलात कीजिए। लेकिन जो छोटे मोटे है उसके साथ अगर ऐसा होने लगेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। सर हाँ तो इसमें मान लीजिए रूल्स में लेके आते हैं, ये रूल्स में क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, देखते हैं एक बार। नहीं ताकि लिखा वो हुआ ये सर। कह दें बड़ी बड़ी मछली को पकड़ेंगे, छोटी मछली को नहीं पकड़ेंगे। डिटेल्स दिस क्लास तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है सर, रूल तो रूल ही होता है, सबके लिए होता है, छोटा या बड़ा हो। नहीं एक्ट में लिखा होता है ना, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड हाँ पर्सन। वो हाँ, प्रोविजन डाल जैसे देते हैं। QRMP में आया था। प्रोविजन डाल देते हैं सर। हाँ कि हम 5 करोड़ से ऊपर वाले को, अच्छा यहाँ लिखा हुआ बस सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, ओके देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये छोटे मोटे एसएससी को छोड़ दें, बड़े बड़े एसएससी को ले, या फिर ये भी हो सकता है कि 2B में अगर क्रेडिट आप क्लेम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो हम आपको लिए ये वाला 38 अप्लाई करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे। दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी शुरुआत के लिए, बाद में 100% सभी के लिए लागू कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है, गॉड नोस क्या होगा। लेकिन जिनेश जी अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर पूरे बिजनेस के लिए लागू हो गया तो दिक्कत है। तो शायद इसीलिए उन्होंने लिखा है पर सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जी है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा सच अदर क्लास ऑफ पर्सन, पता नहीं मुझे 1 2 3 4 5 में तो सभी के लिए, बाकी और किसी के लिए। लेट रूल्स कम तो और क्लैरिटी आएगी। और यस कुछ और क्या कह रहे हैं आप लोग? तो डिपार्टमेंट अपना इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहता है। दे आर ब्लेमिंग द सप्लायर एंड रेसिपिएंट यस, वो तो शुरू से ये गवर्नमेंट की ये इनडायरेक्टली। इंटेंशन थी कि 1 2 3 अगर अप्लाई कर देते हैं, आपस में सप्लायर रेसिपिएंट आपस में लड़ मर ले, कोई नोटिस देना नहीं है। 1 में भला, 2 में एक्सेप्ट हो गया, 2A में एक्सेप्ट हो गया, 2 में ऑटो आ गया, 3 बन गया अपने आप। ये कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर नहीं पाए, तो अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। और रेसिपिएंट से एज ए एजेंट काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, एंड यू कैन हराश। Yes, recipient is always, a supplier एजेंट है। is always an agent for the government for collection of tax. यस। सर इनका अभी जो लास्ट जनवरी महीने में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा, अब ये कंटिन्यूअसली सर बढ़ता ही रहेगा मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से?
बढ़ता ही जाएगा अभी तो, फिगर 2 लाख क्रॉस भी हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर मुझे बताए ना सर, अभी इनको पता था कि आईटीसी फेक इनवॉइस बनने वाला ही है, कॉमन सेंस है सर। हाँ तो इन्होंने ऐसे इतना पहला दिया ही क्यों प्लेटफॉर्म ओपन सबको कि आप रजिस्ट्रेशन लो आईटीसी क्लेम को, तभी को सब पता नहीं चला सर। अभी सर छोटे सप्लायर सफर क्यों होते, बिकॉज जो बड़े बड़े सप्लायर लोगों ने जो फ्रॉड किए, आईटीसी रैकेट चला है फेक इनवॉइसेस के, अभी भी चल रहे सर, अभी भी पकड़ रहे सर। वो नहीं, तो ऐसा है ना एक्चुअली गणेश भाई। डिपार्टमेंट का मोटा से कि हमको अंदर जाने के लिए कुछ तो लैक्यूना छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अंदर जा पाएंगे। ठीक नहीं, वो बात। 3B ब्लैंक चेक है ना, 3B ब्लैंक चेक है क्रेडिट लेने के Yes, लिए, आप yes. जितना मन चाहे वो कर लो। अभी रजिस्ट्रेशन तो 8 दिन मिल जाता है, आपने हाँ, इनवॉइस वो बना दिए, तो अच्छा डिपार्टमेंट को तो पता चलना चाहिए था सर। अच्छा, चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं। हमने BA डिस्कस कर लिया, 38 डिस्कस कर लिया, 41 डिस्कस करते हैं आपके साथ। 41 में इन्होंने क्या किया? इट इज फॉर प्रोविजनल क्रेडिट सर ना। हाँ, अब देखिए ये 41 बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, आप मतलब जितनी निराशा थी उस वो निराशा कम होगी। 41 देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये पुराना है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और जो रेड है टेक अवेल हो गया ऑन ए प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिक, ये रेड वाला डिलीट हो गया है। ठीक, अब पढ़िए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स। तो टेक क्रेडिट या अवेल क्रेडिट कोई फर्क नहीं है। एज सेल्फ असेस्ड, तो पहले भी सेल्फ असेस के बेसिस पे आप क्रेडिट क्लेम करते थे, अब जो सेल्फ असेस है वो कैसे है? वो अब तो सेल्फ असेस कैसे है? अकाउंट्स हाँ और टू बी, नया टू बी जो 38 जनरेट करेगा इन हिज रिटर्न, अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस इन हिज रिटर्न, यानी कि 3B में, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger on provisional basis। डिलीट किया गया है इसका हाँ, मतलब प्रोविजनल कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि 2B के थ्रू जो आपका 3B में आ गया है वो फाइनल है। तो ऊपर लगाने की क्या जरूरत है? रिस्ट्रिक्शन अभी बता रहा हूं, ये एक्सेप्शन भी तो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। हाँ ये, एक्सेप्शन बिना तो इंडियन लॉ बनता ही नहीं है। हाँ ये 2 है वो एक्सेप्शन। अब ये कह रहा है कि भैया सप्लायर ने आपका टैक्स पे नहीं किया, क्लॉज C 2B बता रहा है हमें यस। कि सप्लायर ने 1 में 1000 दिखलाया था और 3B में पे किया सिर्फ 800, तो 200 कम किया। तो हमने सभी रिसिपिएंट का, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वो सभी रिसिपिएंट का प्रोपोर्शनल बेसिस पे क्रेडिट कम करेंगे, क्योंकि वहां पार्टली लिखा हुआ था। तो सभी रिसिपिएंट को कह दिया कि आप 5-5% क्रेडिट कम क्लेम करेंगे। ठीक बात है। अब बाद में जब सप्लायर इसको पे कर देगा, क्योंकि 75 सबसेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा इनके ऊपर। यस। जो अभी 1 और 3B में जो मिसमैच है उसको हम लोग नोटिस देंगे। तो डिपार्टमेंट सप्लायर को पीछे पड़ गया, टैक्स वसूल लिया। अब टैक्स वसूलने के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट के लैपटॉप में कुछ ना कुछ जरूर होगा, भैया इसका टैक्स आ गया, 2B में ऑटोमेटिकली इसको ठीक करो। तो ये कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि ये वाला, ऑन सेल्फ असेस्ड बेसिस, ऑन 2B बेसिस, in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, यानी clause C, shall be reversed along with the applicable interest। अब ना कहानी आप समझिए, इतना कितना इंटरेस्टिंग है ये। 2B में कहा कि हम मैं ले ही नहीं सकता हूं, कैन नॉट अवेल। ठीक है, मेरे पास इनवॉइस है 1000 रुपए के, 2B कहता है कि आप सिर्फ 800 ही क्लेम कर सकते हैं, तो मैंने 800 ही क्लेम किया। जब मैंने कम क्लेम किया तो रिवर्स कहां से करूंगा? हेलो, शैल बी रिवर्स्ड। तो सर मैंने तो क्लेम ही कम किया, तो यहां पर ये शायद अमेंडमेंट करें।
आई विल फर्स्ट अवेल देन रिवर्स। अब देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ने वाला है। ये कह रहा है 1000 क्लेम कर लो, उसने 800 ही दिखाया, 200 की नोटिस आएगी तो भैया वापस कर देना विद ब्याज। या तो मैं 1000 का 1000 क्लेम कर दूं, यही सही है सर। या फिर ये भी हो सकता है टू बी 2 पार्ट में कर दिया। एक टू बी 14 तारीख को आएगा, दूसरा टीबी 30 तारीख को आएगा, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ 24 के बाद आएगा, आफ्टर 3B। हाँ मतलब 20 22 24 के बाद आएगा। हाँ आफ्टर 3B। गॉड नोस। चलिए, तो मैंने ये अवेल ही नहीं किया, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो रिवर्सल की कहानी नहीं है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि 1000 आया, टू बी नहीं देखा और मैंने 1000 का क्रेडिट क्लेम कर लिया। टू बी जब बाद में आया, मैं मान के चल रहा हूँ 20 तारीख के बाद आएगा, 24 तारीख के बाद आएगा, तो मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है। रिवर्स along with applicable interest by the said person such manner as may be prescribed, तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा अगर मैंने पहले अवेल कर लिया। अब इसके बाद जो है ये देखिए क्या लिखता है, provided that where the said supplier makes payment of makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। रूल्स आएंगे, मैं रीअवेल कर सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, रीअवेल के बारे में और कहां लिखा हुआ है? 37 में है रूल। यस, 180 डेज वाला। हाँ राइट। और अब कहां लिख दिया? अब इसको सेक्शन में लिया है 41 में। नहीं, एक तो 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मुझे रिवर्स करूंगा, और जब पेमेंट कर दिया तो मैं रीअवेल कर लूंगा, यही तो है। हाँ यही है। जब मैं रीअवेल करता हूं तो क्या मैं लास्ट डेट के बाद कर सकता हूं? हाँ उस पर कहाँ रोक है? सितंबर के बाद कर सकता हूं। आज तक तो यही है, कोई रोक नहीं थी उस पर। यहां पर मैं जब रीअवेल करूंगा तो क्या मैं 30 नवंबर के बाद रीअवेल कर सकता हूं? क्या यहां भी 30 नवंबर का डेट लगेगा, लास्ट डेट? नो सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं रीअवेल मैं कभी भी कर सकता हूं। सप्लायर अगर, एक बात बताइए, सप्लायर ने अप्रैल 22 का टैक्स पे नहीं किया, इसने टैक्स पे किया 2024 में, तो मैं रीअवेल कब करूंगा? तो 24 के बाद ही करूंगा। 24 में करूंगा जब मुझे पता लग जाएगा। मान लीजिए इसके बाद शो कॉज नोटिस गया, इसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद पता लगा, उसके बाद रिसिपिएंट को पता लगा, और रिसिपिएंट सर फोड़ते फोड़ते पता लगा, कैसे पता लगा वो तो बात की वो बात। बहुत मुश्किल है, वो पता ही नहीं चलता है सर, लिटिगेशन का कहाँ पता चलता है नीचे वालों को, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एक जीएसटी वाला एक और वेबसाइट बनाए जिसमें सप्लायर ये है, इसका ये डिटेल है, इसमें ये कार्रवाई चल रही है, इसने आप पेमेंट कर दिया, फिर वो अपील में चला गया, अपील में सप्लायर जीत गया, मैं फिर से रिवर्स करूंगा, फिर डिपार्टमेंट चला गया अपील में, डिपार्टमेंट जीत गया, मैं फिर से अवेल करूंगा, है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अब फिर वहां मतलब ये कौन सा खेल होता है, कुत्ते बिल्ली का कौन सा खेल है? ये कुत्ते बिल्ली वाला खेल है। हाँ, तो ये तो हद है। अवेल रीअवेल, अवेल रीअवेल, अरे 180 दिन तो मेरे कंट्रोल में है, हाँ ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो अवेल रीअवेल का खेल चलेगा। ये सबसे खतरनाक होगा सर। हाँ, और कहानी ये है कि ये लिखते हैं कि नॉट पेड बाय द सप्लायर, तो मैं उसको रीअवेल कर सकता हूं। 38 का ग्राउंड समझिए। 38 में तो ये भी लिखा हुआ है कि सप्लायर ने अगर 2B में क्रेडिट आ रहा है 100 रुपए और इसने 3B में 120 क्लेम कर लिया, तो रिसिपिएंट का क्रेडिट रोक देंगे। सर एक चीज और यहाँ, नहीं नहीं सर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जैसे 2B में 100 रुपया आया, हाँ, मैंने 120 क्लेम किया, हाँ, अगले महीने जब हम जा रहे हैं तो उस 2B में वो 20 रुपया भी आ गया जो उसने पिछली बार नहीं पे किया था, ठीक है, तो फिर उसका तो बराबर हो गया ना 120 रुपया। बहुत करेगा तो इंटरेस्ट मांग सकता है 20 रुपए का, भैया ले आओ
1 महीने का ब्याज। अच्छा, ये नहीं हो सकता क्या? मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझा। 2B में 100 आ रहा है, हाँ, ये अप्रैल की कहानी है। मई में क्या हुआ? उसने 120 जो क्लेम किया हाँ, वो 20, अच्छा जब 2B में 100 आ रहा है और उसने 120 क्लेम किया तो 20 ऐसा था जो 2B में आया ही नहीं, जो 2B में आया ही नहीं। हाँ, ठीक है, आगे। अगले महीने उसने 2B फाइल किया, लेट फाइल किया GSTR1 को। प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड 11 तक फाइल नहीं किया, 12 में किया, नहीं नहीं, 13 आप में किया। ठीक बोलिए, मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। सप्लायर, रिसिपिएंट, ठीक है। हम्म, इसका ये सप्लायर 1 है, हम्म, ये सप्लायर 2 है, ये इसको सप्लाई करता है, तो ये इसके लिए रिसिपिएंट है, ठीक है। हाँ, मैं इस रिसिपिएंट का क्रेडिट डिनाई करने की बात कर रहा हूं जब ये वाला सप्लायर हाँ, 2B में इसको नजर 2B में नजर आ रहा है 100, 3B में क्लेम कर रहा है 120, हम्म। यानी कि ये सप्लायर 2 के कारण 2B में 100 नजर आ रहा है, ठीक बात है। ये जो 20 रुपए का इसके पहले का नहीं हो सकता? हाँ, 20 रुपए प्रायर पीरियड का नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है सर, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिटर्न अभी पुराने फाइल नहीं हुए हैं। उस पे आते हैं, उस पर उसका भी इंतजाम इस बजट 2022 में कर दिया गया है। अच्छा, कैंसिल करने का? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक। तो ये तो अच्छी बात बताई राजेश जी, चलिए। लेकिन ये आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ तो सर। ये 2B और 3B के मिसमैच के कारण हम्म, 2B में 100 आया, 3B में हम्म, 120 आया। हम्म, आपने रिसिपिएंट का क्रेडिट डिनाई कर दिया, हम्म, बाद में ये पता लगता नहीं नहीं ये तो ठीक था, हम्म, क्या ये रीअवेल कर सकता है? बिल्कुल। उसके बारे में यहां नहीं लिखा हुआ है। यहां हम्म, लिखा हुआ 1 और 3B का मिसमैच, बस। हाँ, ठीक बात। हम्म, तो ये भी कमाल है। अब इसके बाद इसका टाइम लिमिट का, जहां टाइम जहां लिमिट। जहां जहां 30 सितंबर था, हाँ, वहां वहां क्या कर दिया इन्होंने? 30 नवंबर। नहीं नहीं, 30 सितंबर में नहीं, ऐसे नहीं समझते इसको, गड़बड़ा। सितंबर मंथ था। सितंबर का रिटर्न, हाँ जी, सितंबर का ड्यू डेट आप सितंबर रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, तो ये सितंबर। अब अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर का कोई क्रेडिट क्लेम करना है तो 20 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना था। जी। अब इन्होंने अगर 20 अक्टूबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, लेट फाइल करेंगे, तो नहीं मिलेगा। क्रेडिट डिनाई, यही तो है। हाँ। इन्होंने चेंज ये किया, इन्होंने चेंज ये किया, और वेलकम चेंज है, अच्छा चेंज है। इन्होंने किया ये फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, इन्होंने अब एक कट ऑफ डेट डाल दिया 30 नवंबर। कौन सा डेट डाल दिया? 30 नवंबर। 30 नवंबर। 30 नवंबर तक कौन से मंथ का रिटर्न फाइल होता है? अक्टूबर अक्टूबर का का, समझ लीजिए। अक्टूबर का। हम्म। तो अक्टूबर का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 20 नवंबर। 20 नवंबर। हम्म, इन्होंने 20 नवंबर डेट नहीं डाला, कौन सा डेट डाला है? 30 20 नवंबर, 10 दिन नवंबर। और। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 नवंबर के बाद भी अगर आप अक्टूबर का रिटर्न फाइल करते हैं तो क्रेडिट मिल जाएगा। हम्म, समझ में आया? हम्म, ये चेंज है। उसी तरह से इन्होंने 34 सबसेक्शन 2 जो क्रेडिट नोट इश्यू करने का लास्ट डेट है वो नवंबर ठीक। तक है। हाँ ठीक। ठीक, इसका हाँ, मतलब समझिए क्रेडिट नोट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 और 30 नवंबर लास्ट डेट। अक्टूबर, मान लीजिए मैं अक्टूबर का जो रिटर्न जाता है वो 20 नवंबर ड्यू डेट है, मैं क्रेडिट नोट इश्यू करना चाहता हूं 25 नवंबर को। इज इट पॉसिबल फाइनेंशियल ईयर 1 का? हाँ पॉसिबल। पॉसिबल है, क्योंकि अब लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर है। 30 नवंबर है। नंबर है। पहले लास्ट डेट क्या था?
क्रेडिट 20 नोट अक्टूबर 20 अक्टूबर लास्ट, मतलब 20 सितंबर अक्टूबर नहीं, सितंबर 30 रिटर्न। 30 सितंबर। 30 सितंबर था। हाँ ठीक है, समझ तभी में अक्टूबर में डिटेल जाएगी। 37 जो जीएसटीआर 1 का है, हम्म, इसका बताइए। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 में कब तक? 30 नवंबर लास्ट डेट है। 30 नवंबर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई गलती हुई है, इसको मैं अमेंड, अब पोर्टल अमेंड करने देगा या नहीं देगा? अब देगा। 30 नवंबर तक देगा। हम्म, मुझे एक बात बताइए, अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर। 11 नवंबर। अब 11 नवंबर को नहीं फाइल करते हैं, आप कहते हैं मैं 30 नवंबर को ही फाइल करूंगा, तो आप अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। 30 नवंबर तक अमेंड होगा। हम्म, 39.9 जो हमने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ, बाकी जितने भी रिटर्न हैं 3B 1 2 3 4 5 तक। 4 5 5A, 5A भी है नहीं, नहीं, कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, 3 4 5 6 8, ठीक है ना? इतने रिटर्न 3 4 5 6 8, ये रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक अमेंड हो सकते हैं। ठीक बात। 52 सबसेक्शन 6 ये टीसीएस वाला है। टीसीएस वाला कौन सा है? 8 7 और 8। 7 जीएसटीआर 7। अच्छा सॉरी जीएसटीआर 7। एक मिनट, मैं गलती कर रहा हूं क्या? नहीं, टीडीएस का 7। तो हमने यहां कर दिया 39.9 में जो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं 3B 3 4 5 6 7। 8 नहीं है, 8 टीसीएस वाला है। तो 8 जो टीसीएस वाला है उसका अमेंडमेंट कहां लिखा हुआ है? इन्होंने 52 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ, इसके लिए भी 30 नवंबर कर दिया गया। ठीक बात। इसके बाद 42 43 43A ये ओमिट हो गया। इन्होंने सर जो ड्यू डेट को जो 30 नवंबर तक जो बढ़ाया, हाँ, आईटीसी अवेल करने का, उसकी जगह इनको ये सिर्फ लिखना चाहिए कि ऑडिट की ड्यू डेट से 1 मंथ। कौन सी ऑडिट? हम जैसे ऑडिट कराते हैं ना, उसमें पता चलता है कि रह गया वो रह गया। देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट इनकम टैक्स में 30 नवंबर है। नहीं, वो कह रहा हूं उससे 1 महीना आगे की डेट इनको डाल देनी चाहिए, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके उसके बाद 1 मंथ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न का अगर ड्यू डेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसका भी बढ़ जाए, उसके बाद 1 महीने के अंदर आप उसको अवेल कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। ठीक बात है। करना चाहिए था इनको। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ, ये जो इन्होंने ड्यू डेट जो बढ़ाई सर 30 सितंबर से 30 नवंबर, प्रैक्टिकली देखेंगे तो 2 महीना मिलता है ना, अक्टूबर और नवंबर। अच्छा ठीक है। 60 डेज। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो जो सितंबर का था तो हम अक्टूबर के रिटर्न में उसको लास्ट डेट था जो हमारा अक्टूबर का रिटर्न, चाहे वो 1 हो या 3B, उसी में हमको इनकॉर्पोरेट करना था। ठीक तो अभी बात। वो अक्टूबर से बढ़ के नवंबर हो जाएगा सर। 1 ही महीना बढ़ा, 2 महीना तो नहीं बढ़ा। हाँ, 1 ही महीना बढ़ा। तो फिर जो 30 तारीख करने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा समझो 11 तारीख निकल गया जीएसटीआर 1 का, मतलब अक्टूबर महीने का ड्यू डेट, तो आगे का डेट में भी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, आप जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट अक्टूबर का 11 नवंबर है। यस सर। लेकिन फिर भी आप उसको 30 नवंबर तक आप अमेंड कर सकते हैं सर लेकिन ड्यू डेट ही 11 तारीख है, तो मैं तो बियॉन्ड जाऊंगा नहीं। मतलब मेरे लिए तो टेक्निकली 1 महीने ही बढ़ा ना सर। नहीं, As a जीएसटीआर practical आप उसको फाइल नहीं किए हो तो 30 नवंबर तक अमेंडमेंट करके फाइल कर दें। हाँ, नहीं मतलब सर। अमित जी का भी पॉइंट वैलिड है कि मैं क्यों लेट करूंगा। मेरे लिए जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट 11 तारीख ही है, मैं अगर लेट करूंगा तो मुझे दिक्कत है। सही बात है। ठीक बात है। और मतलब रिसिपिएंट हमारे लिए तो सर 1 महीना ही बढ़ा, जो ड्यू डेट लेने का, चाहे वो चेंजेस करने के लिए या रिफंड लेने के लिए 1 महीना ही बढ़ा, 2 महीना नहीं बढ़ा हमारे लिए। सितंबर पहले क्या था? सितंबर लास्ट डेट था। नहीं, तो हम जीएसटीआर उसको 1 का अक्टूबर लास्ट के डेट क्या था? जीएसटीआर 1 को अमेंड करने का लास्ट डेट क्या था? 11 अक्टूबर सर। अब 11 नवंबर हो गया। हाँ, 1 ही महीना बढ़ा। करेक्ट करेक्ट। 1 ही महीना बढ़ा उस। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप क्रेडिट क्लेम करने का सिस्टम समझिए। क्रेडिट आप पहले 3B के जीएसटीआर
सितंबर के ही 3B में आप क्लेम कर पाते थे। हाँ सर, वो भी 20 अक्टूबर को ही लास्ट डेट थी। हाँ, तो यहाँ 20 अक्टूबर से बढ़ा थे, एक ही एक ही महीना बढ़ा। फिर हम्म। वो 30 नवंबर करके मतलब क्या हो, या तो फिर उसको 3B का ड्यू डेट डाल दो, नवंबर का ड्यू डेट तभी है, अब 20 हाँ। दिसंबर है, दिसंबर तक होना चाहिए था। हाँ, होना ये चाहिए कर सकते थे। एनुअल रिटर्न का भी 31 दिसंबर है, इसका भी 31 दिसंबर कर सकते थे। ठीक बात है, देना ही था तो 31 दिसंबर कर देते। ठीक नहीं, बात। क्योंकि सर ये वीडियो देखने के बाद मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि 2 महीना बढ़ गया, 2 महीना बढ़ गया, 30 सितंबर से नवंबर हो गया। नवंबर कहाँ हुआ सर, एक ही महीना तो बढ़ा है ठीक प्रैक्टिकली बात है, देखेंगे तो। सही बात है। अच्छा, पूरे इस अमेंडमेंट में सबसे खास अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इंडिया को अफेक्ट करेगा वो कौन सा था? 2B, फॉर्म 2B, फॉर्म 2B, क्या कहते हैं? ये सर। वो अब आने वाले फ्यूचर को, मतलब आने वाले समय को डिसाइड, आने वाले चीजों को डिसाइड करेगा कि आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा कोर्ट में भी होगा, और इसके रूल्स आने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ये तो पक्का है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में जब तक रुपया नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट आईटीसी लेने नहीं देगी। ठीक बात उसका है। तो मतलब वो तो उसका लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना भी टाइट करना पड़ेगा, एक्ट या रूल जो भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सब कर देंगे। ठीक बात है। ट्रेजरी में आता ही नहीं है लोग, और आईटीसी 2B के बेस पे ले लेते हैं, जो फ्रॉड होता है। तो 2B तो उसको करना ही करना था, मतलब बड़ा बड़ा लॉस होता था गवर्नमेंट को। ये इसके लिए छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो या बड़े कंपनीज हो, कॉर्पोरेट हो, इसको कोई भी मतलब वो मायने नहीं रखती है। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन तो मतलब ध्यान में रखने का ही नहीं है उसको, मतलब ट्रेजरी में आया नहीं है तो पैसा दे दे का ही आईटीसी का। ठीक बात है। तो वो एक्शन तो बराबर ही है मेरे हिसाब से। जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं उसको आप बराबर ढंढोल के देखो, बराबर आदमी है कि गलत है, क्या है उसका एंटिटी कैसा है। हाँ, गवर्नमेंट ये सोचती होगी या मानती भी होगी कि जिसके साथ आप 1 साल 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। लेकिन ये बहुत अजीब सा लगता है कि मैं सप्लायर से पूछूं, यार तुमने अपना टैक्स पेमेंट कर दिया? कौन बताएगा? सर हमको भी मालूम है, जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो जिसको पैसे दे रहे हैं हम भी बहुत संभल के देते हैं, छोटी चीज भी हम लोग बहुत संभल से खरीदते हैं, परचेस करते हैं। तो बिजनेस में तो हम लोग कितना ध्यान रखते होंगे, सब कुछ करते हैं ना। नहीं सर, सर जिग्नेश जी बहुत सारा चीजें होता है। जैसे काफी सारे सप्लायर है वो बोलते हैं मैं आपको 50% रेट में देता हूँ, अभी आप बोलो मैं रिटर्न नहीं फाइल करता हूँ, या मैं फाइल करूंगा अभी नहीं करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, लेकिन ये रेट में दे रहा हूँ, आपको लेना है तो लो। नहीं, ऐसे भी लोग हैं सर। ये टेम्पटेशन जो है ना, ये इसमें अलर्ट हो जाना पड़ता है सबको। उसमें कैसा है सर, जो छोटे सप्लायर है वो ये लालच में आ जाते हैं सर। अच्छा। सर मेरे पास फिर ऐसे क्लाइंट है जो परचेस करते हैं लेकिन बोलते हैं आप 3B में क्लेम मत करो, और वो सेल कर रहे हैं। मैंने पूछा फिर आप परचेस दिखाओगे नहीं, सेल करते जाओगे? बोले सप्लायर जब बोला 6 महीने बाद फाइल करूंगा तो आप दिखाओ, फिलहाल अभी क्रेडिट लो ही मत, आप सिर्फ सेल बताओ। ठीक है, बोला आप जैसे बताओ। नहीं, क्योंकि उसको इसको कम यही रेट में आया है सर मटेरियल, और वो बोल रहे सप्लायर ने कहा है कि मैं जब फाइल करूंगा रिटर्न तो आप क्लेम करना, अभी मत करो। लेकिन मटेरियल आ रहा है सर वहां से, ईवे बिल में बन के आ रहा है, वो बिल भी लगा के दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता। लेकिन हम भी 3B में क्लेम नहीं कर रहे सर उस चीज का। ओके। और ईवे उसका बिल एंड, बन गया। ईवे बिल भी बन रहा है, और उसका एंड क्या होता है सर, मतलब ये जो अपना सितंबर या नवंबर का जो कंडीशन है, वो डेट पे आके भी वो सप्लायर उसका रिटर्न नहीं फाइल कर पाता या टैक्स पे नहीं कर पाता, फिर अल्टीमेटली हमको परचेस दिखाना पड़ता है, उतना क्रेडिट लूज होता है, और फिर इसको नुकसान तो है, लेकिन बिजनेस करने के लिए बोलता है ये सब करना पड़ेगा। 90 डेज का यही क्रेडिट टैक्स पीरियड, सिस्टम 60 को डेज का खराब क्रेडिट करता है ना, पीरियड। यही सिस्टम को खराब करता है ना पूरा, यही सिस्टम जो चल रहा है वही खराब करता है पूरा, ऊपर से सर नीचे वो तक भी का है। चैनल में प्रॉब्लम होता है। मोस्ट ऑफ द केस में सर जो होलसेलर है बोलते हैं आप माल लेके जाओ, बिकेगा तो पैसा देना। अब ऐसे केस में सर वो 180 डेज का क्रेडिट या कंडीशन कहाँ लागू होता है? माल बिका ही नहीं तो मैं कहाँ से उसको पेमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, आप लेके जाओ बिकेगा। सर ऐसे मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब माल बिकता ही है खरीदता ही है, बहुत सारा स्ट्रगल करके माल बेचना पड़ता है, नहीं सही बात, चलता। बिजनेस करना आसान क्लाइंट नहीं, हमको बताता आसान नहीं है, है, आसान बराबर नहीं है, है सर। बराबर है। बिजनेस करना आसान नहीं है, ये बिजनेसमैन ही जानता है।
वो तो लाला जी जानते होंगे। बराबर। सेठ जी लाला जी जानते हैं क्या करना है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मुझे पता है ना। हाँ, नहीं, डिफिकल्ट है। बराबर है। तो ये सब लाला जी वाले को बहुत तकलीफ होगी, बड़े कॉर्पोरेट को तकलीफ नहीं है। अब ये बड़े कॉर्पोरेट का भी पता नहीं, जब एयरटेल का 923 करोड़ का क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि 2A में नजर नहीं आया, बोलता हमने अकाउंट ही वैसा मेंटेन नहीं किया कि हमें पता ही नहीं लगा। ये तो कितनी अजीब सी बात है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा हो गया तो इतना बड़ा कॉर्पोरेट होने के बावजूद वो 923 करोड़ रुपया क्रेडिट नहीं ले पाया क्योंकि उसका अकाउंटिंग, बोलता सप्लायर के बारे में पता ही नहीं लगा हमें। जब उसने सप्लायर ने फाइल किया तब पता लगा। तो अगर बड़ों का ये हाल है तो छोटे का क्या और कितना हाल खराब हुआ। और उसने इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल कर चुका था, है ना कमाल। सही है। चलिए और कुछ। नो सर, थैंक यू। ओके, कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया, First class, एकदम sir. बढ़िया, बढ़िया, अच्छा सर। एकदम क्लॉज बाय क्लॉज, हम्म वर्ड टू वर्ड, मजा आ सर गया। इसमें बहुत सारा चीज का क्लैरिटी हुआ। मैं आपको बताता हूँ, कल जो बजट सेशन आया, काफी लोगों का वीडियो आया या जो PDF आया व्हाट्सएप पे, जो भी पढ़ा, ये इतना क्लियरिटी नहीं था सर उसमें। जैसा मैंने आपको कहा सर, जो 2 महीना और 1 महीना, आज सभी के माइंड में वही चल रहा है, 2 महीना एक्सटेंड हुआ, जो 30 नवंबर हुआ है। वो नहीं है कि 1 ही महीना एक्सटेंड हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो मुझे कंफ्यूजन भी था फोन आया कि काफी लोगों का कि अभी तो 2 महीना बढ़ गया, चलो अभी जो सितंबर में भरना था अभी उसको दिसंबर में दिखाएंगे या लेट होगा। बोला 2 महीना कैसा? वो आज आपने कहा तो सर वो क्लियर हुआ है, क्योंकि सबको 30 नवंबर का ड्यू डेट सबको मालूम पड़ रहा है। नवंबर का ड्यू डेट नहीं है, अप टू 30 नवंबर। हाँ, अप टू 30 अप टू 30 छोटा वो कुछ नवंबर। ठीक बोल। इंटरप्रिटेशन जल्दी कर नहीं पा। नहीं, हमने बजट डॉक्यूमेंट को, जैसे मैं PPT बनाता, बजट डॉक्यूमेंट अलग रखता, वो अलग रखता, तो फिर आप बजट डॉक्यूमेंट आप कभी समझ ही नहीं सकते थे। जितने भी जैसे ये वीडियो YouTube में जाएगा उनको भी समझना चाहिए कि बजट डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए उसी तरह से हमने बताया। आपको भी क्लैरिटी आई कि हाँ, बेयर लॉ आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट यही लॉ आप पढ़ रहे हैं, तो पुराने लॉ नए लॉ के साथ कर दिया, ताकि समझ में तो आना चाहिए ना बात के लिए। बजट एक बार थोड़ी है, फिर आएगा तो फिर किसी के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट होना है। हम लोग को इंडिपेंडेंट होना है कि हम लोग खुद समझें। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही जो गलत चीजें बता सकती है। चलिए फिर कल मिले। यस ओके सर। सर। ओके सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अभी हमारी क्लासेस कैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आप, हमारी एक वेबसाइट है taxbykk.com। इस वेबसाइट में आप जाइए और यहाँ पर शॉप के बटन में GST कोर्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बैनर चल रहा है वहां GST सर्टिफिकेट कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स, इसमें शॉप नाउ में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो फिर ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, GST वॉल्यूम 1 और 2 मंथ की वैलिडिटी 1750। इस 2 मंथ 120 आवर्स आप 2 महीने में नहीं देख सकते। 2 महीने तो इसलिए दिया हुआ है ताकि एक बार आप खरीद लिए, 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया तो 2 महीने का और मिनिमम आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मिनिमम 4 आवर्स का 4 मंथ की वैलिडिटी का लीजिए, 2500 है। पेन ड्राइव में अगर आप लेक्चर मंगवाना चाहते हैं तो 500 एक्स्ट्रा है, और अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 500 देने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी का 400 एक्स्ट्रा है। वैसे अगर आप हार्ड कॉपी अलग से ऑर्डर करेंगे तो 700 है। वॉल्यूम 2 350 एक्स्ट्रा है, और अगर आप अलग से ऑर्डर करेंगे तो 600 का है। तो इस तरह से है। और बाय नाउ में क्लिक कीजिए, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे जहां से आप कर सकते हैं इसको। और हमने यहाँ पर आपको एक बात बता दें, हमने बहुत ही लिखा हुआ है कि हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में जाके। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं डेमो लेक्चर्स के, वो डेमो लेक्चर्स आप जरूर से देखिए। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको GST नहीं आता, आपको टैक्स नहीं आता, आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके GST की एक एक बातें आपको बेसिक से एकदम एडवांस में और सुपर एडवांस में लेके जाऊंगा, ये हमारा वादा है। और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये भी हमारा वादा है। तो उम्मीद है आप हमारी GST की क्लासेस जरूर से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और हमें
बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी जीएसटी की क्लासेस देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।